हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं आपका राघव सर और स्वागत करता हूं गुड वे ऑनलाइन स्टडी में। चलिए आज आए हैं आपके हिंदी का क्लास लेकर के। तो हिंदी का एक कहानी है बहादुर और उसके लेखक है अमरकांत जी। अब अमरकांत जी का जन्म हुआ था 1925 ईस्वी में और ये बलिया के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के। तो अमरकांत जी कहानी लिखते हैं, उसमें कहते हैं कि सहसा मैं काफ़ी गंभीर हो गया था। अमरकांत जी एक लड़का को देख करके गंभीर सा हो जाते हैं। कहते हैं जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। एक भारी दायित्व आने का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई काम सौंप दिया जाए, किसी कुर्सी पर बैठा दिया जाए, तो उसे उस कुर्सी का जो है ना ख्याल रखना पड़ जाता है और उसके बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ जाता है। वही चीज़ इसके बाद मन में हो रहा है, अमरकांत जी के मन में। कह रहा है कि वह सामने खड़ा था। कौन खड़ा था? वही लड़का खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। वो लड़का जो सामने खड़ा था वो इधर उधर देख रहा था, उसका आंख इधर उधर हो रहा था। कहता है कि 12-13 वर्ष की उम्र है, ठिगना चकाइट शरीर, मतलब एकदम मजबूत लड़का, देखने में हट्ठा कट्ठा शरीर जैसा लग रहा था और चपटा मुंह उसका चपटा हुआ था। सफ़ेद रंग की नेकर, आधी बाह की ही कमीज, सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहना था। वो लड़का जो जूता पहना था वो भूरे रंग का था और कहता है कि उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा हुआ था। अब स्काउट लोग जो होते हैं, स्काउट करने वाला, स्काउट एक कोर्स होता है, जैसे एनसीसी वगैरह कोर्स होता है, उसी तरह से स्काउट एक कोर्स होता है। तो उन लोगों को गले में टाई लगाया जाता है। तो कह रहा है कि उस तरह से इस लड़के के गले में टाई की तरह रुमाल बंधा हुआ था। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। अब निर्मला बहुत खुश थी उस लड़के को देखकर। कभी उस लड़के को देखती निर्मला तो कभी लेखक महोदय की ओर देखती। और निर्मला है कौन? तो निर्मला जो है लेखक महोदय की पत्नी है। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि उनको लेकर मेरे साला साहब आए थे। किसको लेकर के? उस लड़के को लेकर के लेखक महोदय के साला साहब आए हुए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदे पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब अपनी बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियाँ रानी की तरह बैठकर चारपाइयाँ तोड़ती थी, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटना पड़ता था। अब लेखक महोदय कहते हैं कि मेरे जो रिश्तेदार थे वो सारे के सारे धनी नहीं लोग थे, धनी व्यक्ति थे। और धनी लोग तो नौकर रखते हैं, तो सबके यहाँ नौकर था और उन लोगों को घर में कोई काम धंधा करना नहीं पड़ता था, सारा काम नौकर ही करते थे। ये चीज़ निर्मला के भी मन में बार बार होता था। लेखक महोदय के धर्मपत्नी जी को बार बार ये मन में होता था कि मेरे यहाँ भी नौकर हो। अगर मुझे नौकर होता है तो मैं भी उसी तरह का सुख करूँगा। और कह रहा है कि लेखक महोदय जब देखते हैं कि उनकी जो भाभियाँ थी वो चारपाई तोड़ते रहती है और क्या कहते हैं, नौकर सारे काम करते रहते हैं, तो ये सब देख करके कह रहा है कि जल जाते थे। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। अब निर्मला ने जो देखा कि नौकर से इतना ज़्यादा सुख होता है तो निर्मला भी अब नौकर का ख्याल मन में रखने लगी। निर्मला के भी मन में बार बार होने लगा कि मुझे भी नौकर हो, और ये इस तरह का वो बात रखने लगी अपने पति के पास। कह रहा है कि उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। निर्मला ऐंठ कर कहती है, निर्मला कहती है कि मेरे नसीब में सुख लिखा हुआ नहीं है। चूँकि मेरे पति ही ऐसे हैं, मेरे पति नौकर चाकर रखने के लिए चाहते ही नहीं हैं। मतलब निर्मला बहुत कष्ट में है। निर्मला को लगता है कि मुझे नौकर रखना चाहिए, मैं नौकर रखूँगी। पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उनका किस्सा सुनना पड़ा। किसका किस्सा? तो वही लड़का का। उस लड़का का लेखक महोदय के साला ने किस्सा सुनाया, उनके बारे में बताया। कहते हैं कि वह एक नेपाली था। अब चपटा मुंह किसका होता है जी? नेपाली का।
जो नेपाल के लोग होते हैं उसका मुंह चपटा होता है। तो वो लड़का कहाँ का था? नेपाल का था, जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उनका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पैरों पर चढ़कर चिड़िया के घोंसलों में हाथ डालकर उसके बच्चे पकड़ता या फल तोड़कर खाता। अब ये लड़का जो था, ये लड़का नेपाल के बॉर्डर के पास इसका घर था। पिताजी तो नहीं थे, पिताजी मर गए, लेकिन माँ को कभी बदता ही नहीं था, माँ का बात सुनता ही नहीं था, इधर उधर भटकता था। माँ अकेली होने के चलते वो सोचती थी माँ कि ये लड़का मेरे काम धाम में हाथ बटाए, लेकिन ये तो अपने दुनिया में रहता था। ये जो है जंगल में चला जाता था और चिड़िया के घोंसला से बच्चा निकालता था, उसके साथ खेलता था और दिन भर फल वगैरह तोड़ तोड़ के खाता रहता था, घर नहीं आता था। इससे माँ को खींच बढ़ता था। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए जाता था। पशु मतलब गाय भैंस ये सब होगा कुछ, वही चराने के लिए जाया करता था कभी कभी। तो कहता है कि उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा, जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी और इसलिए जिससे वह बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका। बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर वहाँ क्यों आएगा? जरूर लौंडे ने इसकी काफ़ी पिटाई की है। मतलब माँ को लगा, भैंस भाग के चला गया कहाँ? माँ के पास, जहाँ बेचारी काम कर रही थी, और उसको लगा कि छोड़वा बहुत मारा होगा भैंस को, इसीलिए ये भाग के आया है, वरना ये चरना छोड़ के क्यों भाग के आएगा। माँ ये बात पहले ही समझ गई। वह गुस्से से पागल हो गई। मतलब भैंस जो माँ के पास भाग के गया ना, तो माँ को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। कह रहा कि गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी 2 गुनी पिटाई की। मतलब माँ ने पहले अंदाज़ा लगाया कि इस भैंस को कितना मार लगा कि ये भाग के मेरे पास आया। पहले ये अंदाज़ा लगाया, अंदाज़ा में मान के चलिए उसको ठहरा इस अंदाज़ा में कि 50 लाठी लगा है या 25 लाठी लगा है, जो भी लगा है उसका अनुमान किया पहले। अब फिर एक लाठी ढूंढ के 2 गुना कर दिया उसको। अगर 25 लाठी का मार भैंस को लगा था तो इस लड़का को कितना पड़ा? 50। अगर 50 लाठी भैंस को पड़ा था तो इस लड़का को कितना पड़ा? 100। अब इस हिसाब से उसका मार हुआ, पिटाई हुआ। किसका? उस लड़के का। और उसको वही कराहता छोड़कर लौट आई। माँ ने छोड़वा को बहुत मारा और वहीं छोड़ दिया। लड़के का मन माँ से फट गया। अब इतना ज़्यादा हो गया तो फटेगा ही। कहता है कि वह रात भर जंगल में छिपा रहा। वही लड़का रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुसा। फिर उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपये निकाल लिए। अंत में 9-2-11 हो गया। गांव घर में हमारी माँ लोग क्या करती है? हंडी में पैसे रखती है। अभी भी ये सब चीज़ चल रहा है, पहले तो बहुत चलता था। हंडी में पैसे रख देती है। वो क्या होता है, छाछी वगैरह उस सब में पैसे रख देती है। तो इस लड़का को पता था कि हंडी में पैसा रखा हुआ है। ये जा करके उसमें से कुछ पैसा निकाला। अब कहीं जाना है, कहीं भागना है तो पैसा तो चाहिए ना जी, 12 वगैरह के लिए तो चाहिए पैसा। तो ये उसमें से जाके पैसा निकाला और भाग निकला वहाँ से। कहता कि अतः 9-2-11 हो गया, मतलब भाग गया। वहाँ से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था। वहाँ गोरखपुर जाने वाली बस थी। और वहीं कहते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है जी? मैंने पूछा। दिल बहादुर साहब। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। अब साले साहब जो थे लेखक महोदय की,
उसको कहाँ मिला? बस स्टैंड में, बस स्टैंड में मिला। अब यहाँ आए हैं लेकर के। तो लेखक महोदय उसका सारा किस्सा सुनने के बाद उस लड़के को हिदायत देते हैं। कहते हैं क्या कि बाबू तुम ये सब जो शरारत करते हो ना, ये सब छोड़ के ठीक ठाक से काम धाम किया करो। शायद यह कि शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग से शौर सीख जाएगा, घर के और लड़के की तरफ पढ़ लिख जाएगा और उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले। अब लेखक महोदय ने तो जो कुछ कहना था अच्छा अच्छा बात उनको समझाया उस लड़के को कि बाबू ठीक से रहना, घर में कोई गड़बड़ी मत करना, अगर अच्छे से रहोगे तो मैं पढ़ा लिखा दूंगा और तुम भी अच्छे लड़के बन जाओगे। लेखक महोदय कहते हैं। अब निर्मला क्या कहती है सो सुनिएगा। निर्मला कहती है कि इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। वह ना किसी के यहाँ जाए ना किसी का काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वह अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए। मतलब औरत अपना बुद्धि लगा दिया। नहीं जी, मतलब उनको लगता है कि किसी के यहाँ चला जाएगा ये लड़का तो और सब अड़ोस पड़ोस की जो महिला है औरतें हैं वो इसको सिखा बुझा के फुसला उसला के मरे यहाँ से नौकरी छुड़वा देगा। तो इसीलिए ये सारी हिदायत दे डाली। किसने? निर्मला ने। उसको घर के सभी लोगों ने सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारता पूर्वक लड़के के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। आपको सवाल रहेगा कि दिल बहादुर के नाम से दिल शब्द को किसने उड़ाया? निर्मला ने उड़ाया। किसने उड़ाया? निर्मला ने उड़ाया। क्या नाम था पहले? दिल बहादुर। अब क्या नाम है? बहादुर। जब दिल बहादुर से नाम हट गया, दिल हट गया तो क्या नाम हो गया? बहादुर नाम हो गया। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती लड़का था। बहादुर जो था बहुत हंसमुख था, मेहनती भी था, बहुत काम करना जानता था, कभी मेहनत से डरता नहीं था, ऐसा लड़का था। उसकी वजह से कुछ ही दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। ध्यान दीजिएगा, तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। जब बच्चा सब छोटा छोटा कुत्ता का बच्चा लाता है तो उसके साथ बहुत खेलता है, उसको एकदम दिन रात अपने पास रखेगा, सुलाना भी चाहेगा रात को अपने पास में। अगर तोता आपके घर में पहली बार आता है तो आपका मन होगा कि इसको पूरा बातें करना सिखा दें, मतलब उसी के साथ रहना अच्छा लगता है। वही माहौल बन गया किसके साथ? बहादुर के साथ। मतलब बहादुर बहुत अच्छा लड़का लगने लगा उस घर के लिए, एक प्यारा सा लड़का हो गया था। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। ए तू लोग छिपकली को क्या कहते हो? ए तुमने शेर देखा है? ऐसी ही बातें। मतलब मोहल्ले के कुछ लड़के आते थे उससे बात करने के लिए, क्योंकि वो नेपाली में बोलता होगा तो अच्छा लगता होगा सुनना उन लोगों को। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती। घर के लोग भी इससे सभी प्रकार की छेड़खानियां करते थे। वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती थी। अब लड़का हंसमुख था, सबको हंसाते रहता था तो उससे बात करना अच्छा लगता था सबको। तो क्या होता था, वो लड़का से सब बातचीत करते रहता था, हमेशा उससे मजाक सजाक किया करता था। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसिन को सुनाती हुई कहती, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को जलाती भूनती हूँ। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ कह दिया है कि 100-150 महीनवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसी रोज लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। मतलब निर्मला पड़ोसी को सुनाती कि मैं अब नौकर रखती हूँ और नौकर को भी बढ़ियों से रखती हूँ ना। हाँ, तो कहता है कि धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लग गए। जैसे जैसे समय बीतता गया
और बहादुर को उस घर का सारा अनुभव होता गया। अब बहादुर लगभग अधिकांश काम में अपना हाथ बटाने लगे थे। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातून तोड़ लाता। सवेरे काम क्या था उसका? दातून तोड़ के लाना, सबके लिए, अपने लिए नहीं, सबके लिए। कह रहा है कि वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक पेड़ पर कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। जैसे देखते होंगे गांव घर में टेढ़ा पेड़ जो होता है उस पर बच्चे लोग दौड़ते हुए चढ़ते रहते हैं खेलने के लिए। तो ये भी तो बच्चा ही था, शरारती तो था ही, तब तो उतना कुछ हुआ उसके साथ, भागना पड़ा घर से बेचारे को। तो वो क्या करता था, एकदम चढ़ जाता था पेड़ पर, बिना हाथ पकड़े दौड़ते हुए चढ़ जाता था। मिनट भर में वह पेड़ की पुलई पर नजर आता, मतलब 1 मिनट बीतते बीतते पूरे ऊपर चढ़ जाता था पेड़ पर। हाँ, कह रहा है कि निर्मला छाती पीट कर कहती, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता, दोपहर में कपड़े धोता, बर्तन मलता। वह रसोई बनाने की भी जिद करता, पर निर्मला सब्जी बनाती, सब्जी और रोटी स्वयं बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता, माताजी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। मतलब जितना फिक्र रहता था निर्मला को बहादुर का, उससे ज़्यादा बहादुर फिक्र करता था निर्मला का। अब दोनों में क्यों नहीं स्नेह बढ़ेगा? एकदम बढ़ना है। अब कह रहा है कि जब दवा खाने का समय होता, इसका कह रहा है कि वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डब्बा निर्मला के सामने ले आकर रख देता। कोई भी काम धाम कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं है बहादुर को, सिर्फ याद आना चाहिए कि दवाई का समय हो गया। सारे काम छोड़कर दौड़ पड़ते थे और दवाई का डब्बा ला करके निर्मला के सामने रख देता था। जब मैं शाम को दफ्तर से आता, लेखक महोदय कहते हैं कि जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते। बाद में वह भी आता। बाद में कौन आता? बाद में बहादुर आता। जब सब का सब बात खत्म हो जाता तब बहादुर आता। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। करा कि वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता, जैसे बाबूजी बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा गया था। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह दी हो। मतलब बहादुर छोटी छोटी बातों से मजाक किया करते थे। जब लेखक महोदय के सामने आता और थोड़ा सा भी बात बोल देता तो उसको हंसी से, बहुत ज़्यादा हंसी से परेशान हो जाता, हंसने लग जाता था। हाँ, करा कि उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। लेखक महोदय कहते हैं कि फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो, मतलब उसके हंसी का वर्णन करते हैं। बेशुमार हंसी हंसते थे और बहुत प्यारा हंसी हंसते थे, इसीलिए कहते हैं कि फूल की पंखुड़ी की तरह सुशोभित होता था किसका हंसी? बहादुर का हंसी। लेखक महोदय कहते हैं कि मैं उनसे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रखते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता था और दूसरी ओर देखने लगता था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? नहीं। जब निर्मला पूछती थी कि तुमको अपने माँ की याद आती है, तो लड़का कहता था नहीं, माँ की याद नहीं आती है। क्यों? तो कहते वह मारता क्यों था? इतना कहकर वह खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। हाँ, कहता है कि तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? माँ बाप का कर्ज तो जन भर भरा जाता है। वह और भी हंसता। देखिए, अब इतना बुद्धि था उस लड़के को, यह बहुत बड़ी बात उसने कह गया। जब निर्मला पूछती थी कि तुम अपना पैसा माँ के पास भेजने को क्यों कहते हो, तो वो कहते थे कि माँ बाप का कर्ज जीवन भर भरा जाता है।
ये बात हकीकत है। माँ बाप का कर्ज हम लोगों से कभी अदा नहीं हो सकता है, और इतना ज्ञान उस लड़के को था, इसीलिए वो पैसा भेजने को माँ को कहता था। फिर कहता है कि निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे दी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसखट पर अपना बिस्तर बिछाता। वह बिस्तरे पर बैठ जाता और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकाल कर पहन लेता, जो बाईं ओर काफ़ी झुकी हुई रहती थी। फिर वह एक छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें मुंह देखता। वह बहुत ही प्रसन्न नजर आता था। उसके बाद कुछ और भी चीज़ें जैसे उसकी जेब से निकलकर उसके बिस्तरे पर सज जाती थी। कुछ गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज़ की नावें। वह कुछ देर तक उससे खेलता। उसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता। देखिए, बच्चों का खिलौना यही सब होता है ना, उसमें भी देहाती बच्चों का जो खिलौना होता है। देहाती बच्चे वही पत्थर से खेलते हैं, माचिस का ताश बनाकर खेलते हैं। तो ग्रामीण बच्चों सब में यही सब खेल का साधन होता है। और शहरी बच्चे जो होते हैं वो तो 500 रुपया में या 5000 रुपया में मोटरसाइकिल खरीद के लाता है, उससे खेलता है। साइकिल खरीद के लाता है, उससे खेलता है। महंगा महंगा फुटबॉल खरीद के लाता है, उससे खेलता है। लेकिन ग्रामीण बच्चे इसी तरह से खेल का साधन जुटाते हैं, खुद से ही जुटाते हैं। तो ये बच्चे भी, अब बच्चा ही था ना, बच्चा था, खेलने का उसमें भी ललक होता था। तो ये सब कुछ अपने पास रखता था और सारे काम धाम निपटाने के बाद रात के समय वो जब सब सोने लगते थे उस समय में वो खेलने के लिए बैठा करता था। फिर कहता है कि वो खेलने के बाद जैसे अपने जेब से बहुत सारा सामान निकाल कर खेलता था और उसके बाद वो गुनगुनाने लगता था, गीत गाता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे। लेखक महोदय कहते हैं कि वो जो गाता था ना, उसका बात समझ तो नहीं पाते थे, लेकिन पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। उसको ऐसा लगता था, लेखक महोदय को, उसके भाव से, उसके गीत से, उसका गीत ये स्वर देता था, ऐसा भाव देता था कि लेखक महोदय को लगता था कि ये लड़का किसी को खोज रहा है, किसी से मिलना चाह रहा है। कह रहा है कि दिन मजे में इसी तरह से बीतने लगे। बरसात आ गई, पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा। लेखक महोदय को नौकर हो गया तो ऊंचा महसूस करेगा ना जी। हाँ, लेखक महोदय को लगता है कि अब हम धनी मनी व्यक्ति हैं, मेरे पास नौकर चाकर है, हम सुखी संपन्न व्यक्ति हैं। खुद को गर्वान्वित वो समझने लगे। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा है। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा था। अब लेखक महोदय तो लेखक थे, उसके बाद वो नौकरी भी करते थे, तो पहले तो तुच्छ समझते ही थे। परिवार के अड़ोस पड़ोस के लोगों को अब और ज़्यादा तुच्छ समझने लग गए, क्योंकि अब इनके पास नौकर भी हो गया ना। हाँ, और ज़्यादा तुच्छ समझने लग गए। किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चे को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। मतलब नौकर रखने का गर्मी लेखक महोदय को ना, हाँ, घमंड। घर के समान की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई है। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है? वे तो कई बार कह चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा, और वही हुआ। निर्मला कहती है, मतलब गांव घर में अड़ोस पड़ोस के लोगों को कहती है कि मेरे पतिदेव मुझे इतने मानते हैं, बहुत दिन से कह रहे थे कि तुम्हारे लिए नौकर जहां से होगा तहां से मंगवाएंगे, और मंगवा के छोड़े। मतलब दूसरों को जलाती थी।
निस्संदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमाचम सफेद। निर्मला की तबीयत भी काफी सुधर गई। अब कोई खर भी न टसकाता था। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज देता, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना। इसी तरह की फरमाइश है। मतलब घर के जो भी लोग थे, लेखक महोदय हों, उनकी पत्नी हो, उनके बेटे हों, सब निर्भर हो गए हर काम के लिए किस पर? बहादुर पर। बेचारे आगे लिख भी दिए है कि फिरंगी की तरह नाचता था। कहते हैं कि बहादुर घर में फिड़की की तरह नाचता रहता था। तभी रात में पहले ही सो जाते थे। कह रहा कि सभी रात में पहले सो जाते थे, लेकिन और 8 बजे के पहले ना उठते थे। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफी शांत शौकत और रोब दाब से रहने का कायल था और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। किशोर ऐसे भी थोड़ा सा रोब वाला लड़का था, लेकिन इसको बहादुर को और ज़्यादा अनुशासन में वो रखता था। घर के अन्य लोगों से ज़्यादा अनुशासन में रखता था। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए। कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। रोज ही उसके कपड़े की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए। मतलब मैक्सिमम काम छोड़ दिया उस पर, अधिक से अधिक काम छोड़ दिया। और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपनी शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। बेचारे थकान दूर करने के लिए किसको बुलाते हैं? बहादुर को बुलाते। बहादुर उसका मालिश करते तेल लगाकर, फिर मुक्की लगाते। हाँ, पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती थी। जब ऐसा होता किशोर गर्जन तर्जन करने लग जाता। थोड़ा सा भी मिस होता था बहादुर से, किशोर गरजने लग जाता था, हल्ला करने लग जाता था और उसको बूढ़ी बूढ़ी गालियां देता और उस पर हाथ भी छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप। देख बे, किशोर चेतावनी देता। क्या कहता? कि मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा, किशोर कहता था। साला कामचोर, करता क्या है तू? बैठा बैठा खाता है। मतलब रोज ही कोई ना कोई ऐसी बातें होने लगी। मतलब बहादुर अब टॉर्चर होने लगा, जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती। लेखक महोदय को ये सब चीज का खबर किन से मिलता? पत्नी से मिलता, निर्मला से मिलता। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना, तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है। फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती, बहादुर भी बदमाशी करता होगा। लेखक महोदय नज़रअंदाज कर दिए, उतना ध्यान नहीं दिए इस बात पर। लेखक महोदय को लगा कि बहादुर का भी कोई ना कोई गलती रहता होगा, तब तो किशोर ये सब करता है। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ करती हुई मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांट कर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। लाठी से पिटाई शुरू हो गया ना जी। हाँ, अब छोटा सा गलती, साइकिल का सफाई करना भूल गया। किशोर हाथ में लाठी लेके शुरू कर दिया। किशोर ने उसको मारा तथा गालियां दी तो उसने उसका काम करने से मना कर दिया। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? लेखक महोदय कहते हैं बहादुर को कि तुम साइकिल साफ करता क्यों नहीं है? मैंने उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया ने मेरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया? वह रोते हुए बोला। बहादुर कहता है कि देखिए बाबूजी, कोई दिक्कत नहीं है हमको, लेकिन आज भैया ने मेरे बाप को गाली दे दिया, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है।
मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गाली देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था, जो वो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ। निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी भी आई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता था, पर गृहस्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे। देखिए, घर का मालिक जो होता है उसको बहुत सारी बातों को देखकर चलना पड़ता है। अब लेखक महोदय को लगता है कि अगर हम किशोर को डांट डपट कर देते हैं तो किशोर हमसे नाराज हो जाएगा, तो चलो भाई, वो नौकर चाकर है, इसे थोड़ा मोड़ा चलता है, होने दो, जो हुआ हुआ। मतलब किशोर पे ज़्यादा वो गुस्सा नहीं किया लेखक महोदय। मैंने उसे समझाया, बहादुर, ये आदतें ठीक नहीं। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है, जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा। जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे। नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो, सब खत्म हुआ, अब काम करो। लेखक महोदय ने उसको, बहादुर को, सारी बात बारीकी से समझा बुझा करके कहा कि बाबू, ये सब तकलीफ मत रखो, जाकर काम धाम करो, होते रहता है ये सब। हम तो अपने बेटे के जैसे तुमको मानते हैं, बेटे के जैसे तुमको रखते हैं। ऐसा कह करके लेखक महोदय ने उस लड़के को फिर से वहाँ से जाने को कहा। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। ज़्यादा दुख नहीं माना बहादुर भी, चला गया काम करने। जल्दी वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। आज रात ज़्यादा गाया है ना? हाँ, देर तक गाता रहा। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसीलिए वह रोटी बनाने का काम कभी भी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसे यह सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे ना। मूस लग गया घर में जी, न लग गया। बहादुर मतलब निर्मला को पड़ोसनी सिखा रही है कि भाई, नौकर चाकर का तुम काहे खाना बनाती है, वो अपने से बना के खाएगा, तुम अपने लिए खाना बना लिया करो और नौकरबा को बोल दो अपने से बना के खाएगा। हाँ, घर बिगाड़ू हो गया शुरू। बहादुर से कहे कि वो अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदतें खराब हो जाती है। महीन खाने से उसकी आदत बिगड़ जाती है। पड़ोसनी सिखाती है ना, पड़ोसनी सिखाती है कि महीन महीन नौकर को खिलाओगे ना, उसका आदत खराब हो जाएगा, उसको इतना बढ़िया भोजन मत कराओ। यह बात निर्मला को जच भी गई, निर्मला को पसंद भी आ गया ये बात। अच्छा बात किसी को समझाओ जल्दी समझ में नहीं आता है, और खराब बात समझाओ तुरंत समझ जाता है ना। जैसे किसी लड़का को कह दो भाई चलो सिगरेट पी के आते हैं, तुम्हारा पीछे छोड़वे नहीं करेगा। और वही किसी को कह दो कि चलो पढ़ने जाते हैं, भागेगा, इतना दूर भागेगा कि तुम फिर उसको देख नहीं पाओगे। यह बात निर्मला को जच भी गई, मतलब ये सब बात निर्मला को अच्छा भी लग गया। और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग कर दिया, मतलब उसका खाना छोड़ दिया, नहीं बनाई। वह अपनी रोटियां बनाकर चौके में से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। चल चुपचाप बना अपनी रोटियां। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है क्या? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई और इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया? वाह रे, इनके पेट में तो लंबी दाढ़ी है। समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। मतलब पूरा शासन कर दिया कि अपना बनाएगा तो खाएगा, नहीं बनाएगा तो बस भूखा रहेगा। पर बहादुर उसी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्सा से बुरा हाल हो गया।
बहादुर वहीं जस का तस खड़ा रहा। निर्मला को और ज़्यादा गुस्सा आने लगा कि कम से कम ये यहाँ से जाता क्यों नहीं है, नहीं तो अपना बना के खाए। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ भी जड़ दिए। कौन? निर्मला। देखिए, जिससे सुख आराम कर रही थी निर्मला आज उसी को थपड़ा रही है, तो गलत बात है, उसमें भी दूसरे के बात पर। घर में अगर आप किसी का बात सुनने लगे बाहरी आदमी का, तो घर बिगड़ना सुनिश्चित है, तय है। हाँ, शुगर कही के इसीलिए तुझे किशोर मारता है और इसी वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। चल बना रोटी। हाँ, मैं नहीं बनाऊंगा, मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनवा कर मुझसे रोटी सेकवाती थी। और वहीं रोने लग गया। बहादुर को लगा कि जो काम घर में हमको करना पड़ता था, जिस वजह से हम घर से भागे, अब यहाँ भी वही काम होने लग गया। तो क्या मैं तेरी माँ हूं कि तू मुझसे जिद कर रहा है, घर के लड़के के बराबर बन रहा है? मारते मारते मुंह रंग दूंगी। निर्मला कहती है कि इतना थप्पड़ देंगे ना खून बकरने लग जाएगा, नहीं तो जा अपना खाना बनाओ। पर उसने अपने लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बड़ा गुस्सा आया। किसको? लेखक महोदय कहते हैं। लेखक महोदय कहते हैं कि मुझे भी ये सब बात सुन के गुस्सा आया। मैंने उसको डांटा और समझाया पर वो नहीं माना। रात भर भूखा ही रह गया वो लड़का। लेखक महोदय की भी बात को नहीं सुना, नहीं समझा, नहीं माना। पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटी को देखकर वह खिलखिलाकर हंसने लगा। पहले बार रोटी बनाते हो, कैसे बनता है रोटी? एकदम मोटा मोटा, काला, पीला, उजला, सब रंग का हो जाता है, नहीं हो जाता है? उसी तरह का रोटी बना उसका भी, बेचारा का। किसका? बहादुर का। देख के खूब हंस रहा था अकेले में वो। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। मतलब उसको कोई दुख तकलीफ इस सब बात का नहीं रहा। लेकिन निर्मला का भी हाथ खुल गया था। पहले तो केवल किशोर मारता था ना जी, अब निर्मला भी मारने लगी थी। हाँ, वह उससे कुछ चिढ़ भी गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती होती तो वह उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाला अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते। बरसात बीत गया। ये सब घटना कब हुआ? बरसात के समय में। हाँ, अब बरसात बीत गई। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई देने लगा। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी। किसने? लेखक महोदय ने बहादुर के माँ को एक चिट्ठी लिखी कि उसका लड़का मेरे पास मजे में है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीने बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया था कि उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो लेता जाएगा। लेखक महोदय ने चिट्ठी तो लिखा, लेकिन उसका कोई जवाब उसे नहीं मिला। हो सकता है माँ अकेली थी, मर गई होगी, जो भी हुआ हो। पर अब बहादुर से भूल गलतियां अधिक होने लगी। अब गलती क्यों अधिक होने लगा? बहादुर हमेशा प्रेशर में रहता था और प्रेशर में रहने से ज़्यादा गलती होता है किसी आदमी से। तनाव में, टेंशन में रहेगा तो गलती ज़्यादा होता है। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो, और हकीकत में यही तो कारण था। हाँ, मैं कभी कभी इसको रोकना चाहता हूँ। लेखक महोदय कह रहे हैं कि मैं ये सब बात को रोकना चाहता था, लेकिन रुकेगा कहाँ से? फिर यह सोचकर चुप रह जाता कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते। और देखिए है लेखक महोदय, लेकिन इनका भी दिमाग खुल नहीं रहा है ना। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। मेरे पत्नी के रिश्तेदार मतलब पत्नी के घर के तरफ से कोई होंगे। हाँ, उधर से कोई आए।
वह बीवी बच्चों के साथ थे। वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे। मतलब लेखक महोदय के पत्नी का कोई खास संबंधी नहीं था, वो अपने खास संबंधी के यहाँ आए थे, तो सोचे इधरों से होते हुए जाएंगे। हाँ, तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। वो लोग आए तो घर में खुशी का माहौल बन गया। मैं बाजार से रेहू मछली और देहरादून चावल ले आया। कौन? लेखक महोदय। रेहू मछली अच्छा होता है क्या जी? जो भी हो, हाँ, लेखक महोदय रेहू मछली लेकर के आए। देहरादून चावल मतलब अच्छा क्वालिटी का चावल भी लेके आए। किसके लिए? गेस्ट लोग के लिए। और नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी। एकदम लंबा चौड़ा बात होने लगा, ससुराल का, नैहर का, दीदी का, फुआ का, चलने लगा। पर इसी समय एक घटना हो गई। देखिए क्या हो गया घटना। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुक कर देखने लगी। फिर उन्होंने चारपाई के अंदर झांक कर देखा। चारपाई मतलब खटिया, चौकी, जो भी हो, उसके अंदर भी झांक कर उसने देखा। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर पड़े हुए कागज के टुकड़ों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी। क्या बात है? मैंने पूछा। लेखक महोदय तब पूछते हैं कि आखिर बात क्या है, आपको हो क्या गया? तब वो कहती है, रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर, जबरदस्ती मुस्कुराना, हाँ, हंसने का मन नहीं है फिर भी हंस देना। हाँ, तो बिना मन का हंस के कहती है कि मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताएं, 11 रुपये साड़ी के खूट से निकाल कर यहीं चारपाई पर रखे थे, पर वे मिल नहीं रहे। तो लेखक महोदय कहते हैं कि आपको ठीक से याद है कि ऐसे बोल रहे हैं? हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह याद है। ये रुपये मैंने खूट में बांध कर रखे थे, रिक्शे वाले को देने के लिए खूट खोला ही था। फिर वे रुपये चारपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपये की मिठाई मंगा लूंगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूंगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली थी, नहीं तो उधर से ही लाती। जिसको मिठाई खरीदना रहता है वो तो कहाँ से चल जाते हैं मिठाई लाने के लिए, नहीं चल जाते हैं जी। इसको लेने का मन नहीं था, झूठे धौंस करती है। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा भी नहीं लगता है। बात बना रही है। बताइए, अब तो मैं कहीं की ना रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा था, जरा उससे पूछिए ना, वह इधर आया था। कुछ देर तक यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से चला गया। अरे नहीं, वो ऐसा नहीं है, मैंने कहा। लेखक महोदय, अच्छा किसके तरफ इशारा करके कहती है? वो बहादुर की तरफ। बहादुर की तरफ इशारा करके कहती है कि वो लड़का यहीं आया था, इधर ही खड़ा था, शायद वही लिया हो। तो लेखक महोदय तो वाकिफ थे, परिचित थे। किनसे? बहादुर से। तो लेखक महोदय कहते हैं नहीं नहीं, वो लड़का ऐसा नहीं है, नहीं ऐसा कर सकता है, लेकिन नहीं समझने वाला नहीं है। अब फिर क्या कहते हैं? रिश्तेदार ने कहा, मतलब रिश्तेदार और रिश्तेदार के पत्नी दोनों ना आए हुए थे। तो रिश्तेदार क्या कहते हैं अंग्रेजी में, सो सुनिए। कहते हैं कि यू डू नॉट नो दिस पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट। अंग्रेजी में बोलते हैं कि यू डू नॉट नो, आप नहीं जानते हैं, दिस पीपुल आर, ये लोग जो होते हैं, दिस पीपुल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, इस मामले में, इस काम धाम में, इस तरह के लोग, मतलब नौकर चाकर लोग बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। अब इतना समझा रहे हैं अंग्रेजी हिंदी दोनों में, तो लेखक महोदय को समझना नहीं पड़ेगा। समझ रहे हैं? तो लेखक महोदय तिरछी नज़र से देख रहे हैं। फिर सिर झुकाकर आटा, वो सिर झुकाकर आटा गूंथ रहा था। आटा होता ना, आटा, हाँ, आटा रोटी बनाने के लिए वो सिर झुका करके गूंथ रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रफुल्लता थी। मतलब लेखक महोदय को अंदर से लग रहा था कि ये लड़का पैसा चोरी नहीं किया है, क्योंकि वो ज़्यादा खुश नज़र आता है। उसके घर में जो रिश्तेदार आया है उसका खुशी का मजा वो भी ले रहा है, इसका मतलब वो पैसा नहीं चुराया है। हाँ,
उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए थे। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है। ना मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैंने गुस्से में आ गया। बहादुर, मैंने कड़े शब्दों में पूछा। लेखक महोदय जोर से चिल्लाए, बहादुर जी, बाबूजी इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। कौन? बहादुर। तुमने यहां से रुपये लिए उठाए थे? जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय उत्तर दिया। निर्भय मतलब बिना डर का। उसको डर नहीं हो रहा था कि मैंने, चूंकि वो पैसा लिया नहीं था। हाँ, ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। तुम यहां खड़े थे? खड़े नहीं थे, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा, फिर तेजी से बाहर चले गए। रिश्तेदार की पत्नी कहती कि तू तक खड़ा, तुम यही खड़ा था ना, अब फिर चला गया ना यहां से दौड़ के। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए रुपये रखे थे, मैं तो बुरी फंसी। मतलब रिश्तेदार की पत्नी धौस दिखा रही है ना, इन लोगों को संतुष्टि दे रही है कि मेरे पास हकीकत में पैसा था, अब मैंने यहीं रखा था, यही लड़का लिया। अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं है। लो, मतलब अब रिक्शा का पैसा मांगना भी चाह रही है वो लेखक महोदय से ना। मैं तो बाहर नमक लेने गया था। बहादुर कहता है कि बाबूजी मैं तो नमक लेने गया था, मैं पैसा थोड़े लिया। सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस को सुपुर्द कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा, मैंने नहीं लिया। बाबूजी, बहादुर का मुंह काला पड़ गया। मतलब ये कहता है बहादुर कि बाबूजी मैंने पैसा नहीं लिया, और वो बेचारे का चेहरा उतर गया, मुंह काला पड़ गया उसका। पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। अब लेखक महोदय भी एक तमाचा लगा दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगा। मतलब जोर से तमाचा लगा, इतना जोर से तमाचा लगा कि गिरने लगा वो लड़का बहादुर। बच्चा गिरते गिरते रुका, उसके आंख से आंसू भी आने लगा। लेखक महोदय को लग रहा था कि तमाचा देने से ये लड़का बता देगा, लेकिन वो नहीं बताया। मैंने नहीं लिया। अब भी वो कह रहा है कि बाबूजी मैंने पैसा नहीं लिया। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूं। डराने धमकाने लगता है। इतना कहकर उन्होंने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। पर बहादुर के पास उससे धीरे से बोले, देखो तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं करूंगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपए दे दूंगा। वो जो रिश्तेदार थे बहादुर का हाथ पकड़ कर घसीट कर दूर ले गया। जब वहाँ गेट के पास चला गया तब उसको कान में कहता है कि देखो बाबू, पैसा तुम लिया है तो बता दो हमको, उसमें से 2 पैसा और निकाल के तुमको दे देंगे हम। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींच कर ले गए, जैसे पुलिस को ही देने जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाता है और उससे धीमे शब्द में पूछताछ करने लग जाता है। अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं। लेखक वो कहते हैं, रिश्तेदार कहते हैं कि ये लोग बड़ा घैहर किस्म का आदमी होता है, नहीं ना बताएगा, छोड़िए जाने दीजिए। किसी झाड़ी वारी में छिपा आया होगा या जमीन में गार आया होगा। मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ। भालू बंदर से कम थोड़े होते हैं ये। चलिए, इतना नुकसान लिखा था। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया और 2-4 तमाचे जड़ दिए।
पर वह नहीं नहीं करता रहा। बेचारा कभी हाँ ना कहा, लिया ही नहीं होगा, लिया होता तब तो हाँ कहता। अब देखिए मारने वाला कितने लोग हो गए, घर के सब लोग मारने लग गए। लेखक महोदय भी मार लिए, निर्मला तो पहले से मार रही थी, उससे पहले से किशोर मार ही रहा था। इस घटना के बाद बहादुर काफी डांट डपट खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुरदुराया करते थे। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे ही पड़ गया था। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। एक दिन मैं दफ्तर से विलंब से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था, केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी नहीं जली थी, आंगन गंदा पड़ा था, बर्तन बिना मले हुए रखे थे, सारा घर जैसे काट रहा था। क्या बात है, मैंने पूछा। बहादुर भाग गया। जब एक दिन लेखक महोदय आए तो घर तहस नहस था। ऐसा लग रहा था कि घर में मातम छाया हुआ है। लेखक महोदय की बेटी और उनकी पत्नी बैठी थी। जब उनसे पूछे लेखक महोदय आखिर बात क्या है, तब वो बोलती है कि बहादुर भाग गया। भाग गया क्यों पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं था। सवेरे से ही बड़ा प्रसन्न था, हमेशा माताजी किए रहा। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन से सील बट्टा लेकर बरामदे में जा रहा था कि सील हाथ से छूटकर गिर गई और 2 टुक हो गई। शायद इसी डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे। हाँ, सील बट्टा फुली बर्तन होता है जी, थोड़ा महंगा होता है। तो उनको तो लगा बहादुर को कि भाई जब छोटी छोटी बात पर सब मारते हैं हमको, तो आज तो हमने सील बट्टा फोड़ा, बांस से चलेगा आज ना। बेचारा डर के मारे भाग गया। क्या बताऊं, मेरी किस्मत में आराम ही नहीं। अब होश आता है निर्मला को कि मेरे किस्मत में आराम नहीं। जिस दिन आराम था उस दिन तो पड़ोसिया का बात सुन रही थी। अब फिर होश आता है। कुछ ले गया, लेखक महोदय पूछते हैं कुछ लेके भी गया? तो कहती है कि यही तो अफसोस है, कोई सामान नहीं ले गया। अगर उसके कपड़े उसका बिस्तर उसके जूते सभी छोड़ गया। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़े, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना ओढ़ा कर भेजती, हाथ में उसके तनख्वाह के रुपये भी रख देती, 2-4 रुपये और अधिक दे देती। पर वह तो कुछ ले ही नहीं गया। और वे 11 रुपये, लेखक महोदय पूछते हैं कि वो 11 रुपया जो चोरी किया था वो क्या हुआ? हाँ, अरे वह सब झूठ है, निर्मला कहती है कि वो सब झूठ बात था, एक भी बात सच नहीं था। वो नौटंकी कर रहा था वो लोग। मैं तो पहले से जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, इसीलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए प्रपंच रच रहे थे। अब बताओ, निर्मला को पता था ये बात? निर्मला को पता था तो उसी समय न बोलना चाहिए। झूठ मूठ का है, बहादुर को इतना कष्ट दे दिया। उन लोगों को क्या मैं नहीं जानती? उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वे गलती से घर ही पर छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ हो रहा है। किसको? निर्मला को। हाँ, निर्मला अब बेचैन हो रही है। किसके लिए? हाँ, बहादुर के लिए। किशोर को भी बड़ा अफसोस है। उसने सारा शहर छान मारा पर बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर कहने लगा, अम्मा, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने ना देता। उससे माफ़ी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी नहीं मिलेगा। कितना आराम दे गया है वह। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता।
किशोर को भी बहुत अफसोस हो रहा है। देखिए, कोई चीज़ अगर आपके पास रहता है ना तो उसकी खूबी नज़र नहीं आती है। जब वो आपसे दूर जाता है तब आपको उसका खूबी पता चलता है कि उसमें क्या क्या खूबी था। वही हो रहा है। निर्मला आंखों पर आंचल रख कर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया। किसको? लेखक महोदय को। हाँ, लेखक महोदय को बहुत गुस्सा आया। मैं चिल्लाना चाहता था पर भीतर ही भीतर कलेजा जैसे बैठ रहा हो, मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं ना मारता तो शायद वह ना जाता। लेखक महोदय के मन में हो रहा है कि वो लोग तो मारपीट की अलग बात है, लेकिन कम से कम मैं नहीं मारता ना। मैं तो इस घर का सर्वोपरि गार्जियन था। अगर मैं नहीं मारता तो मैं उसका सहारा होता। अब वो लड़का को लगने लगा होगा कि मुझे इस घर में बचाने वाला कोई नहीं है, सब मारने ही वाला है, इसीलिए वो भाग गया। अगर मैं नहीं मारा होता तो वो नहीं जाता। मैंने आंगन में नज़र दौड़ाई। एक और स्टूल पर उसका बिस्तरा रखा हुआ था। अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। स्टूल के नीचे वह बूढ़ा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। जूता जब उनका साला साहब उसको लेकर आ रहे थे तो वो जूता नहीं था उस लड़का का, तो पुराना जूता अपने बेटा का ही वो उसको दे दिए थे। वो भूरा रंग का जूता था, वो जूता नीचे रखा हुआ। मैं उठकर अलगनी के पास गया और उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश की गड्डी, खूबसूरत पत्थर, ब्लेड, कागज की नावें। तो चलिए, आज बहादुर कहानी ख़त्म होता है। अगर आप ध्यान से सुने होंगे तो विश्वास है कि पूरा कंप्लीट आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आपसे बनेगा। फिर मिलते हैं नए कहानी या कविता कुछ लेकर के अगली वीडियो में। धन्यवाद।